गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे ए न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1850। 1850 नया रूढ़िवाद 1815 के बाद। आप कहेंगे कि अभी तो हम लोग लिबरलिज्म को पढ़ रहे थे, अब एक कंजर्वेटिव बीच में कहाँ से आ गया। तो इसके लिए हम आपको शुरू से एक कनेक्शन देते हैं कि हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन हो गया और रेवोल्यूशंस के बाद डिफरेंट रिफॉर्म्स हुए। और ये रिफॉर्म किसकी वजह से हो सका था? वो मिडिल क्लास की वजह से। और मिडिल क्लास का इमर्ज जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तब हुआ था। और ये मिडिल क्लास एजुकेटेड था और जो ऑटोक्रेसी था उसके प्रिविलेज का अगेंस्ट करता था, उसका विरोध करता था। और आखिर में आकर जो एरिस्टोक्रेसी का प्रिविलेज था वो ख़त्म हो गया। तो एक क्लास पूरे यूरोप के अंदर हो गया लिबरल, यानी उदार सोच वाला, जिसको लिबरलिज्म कहते हैं। लेकिन ये तो यूरोप के पॉपुलेशंस का एक पार्ट हुआ लिबरल्स आइडियोलॉजी वाले। लेकिन एक दूसरा पार्ट भी था जिसको कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। कंजर्वेटिव से बना है कंजर्वेटिज्म। जिस भी वर्ड में ISM जुट जाए इसका मतलब है वो विचारधारा हो जाता है। जैसे सोशल से सोशलिज्म समाजवाद, लिबरल से लिबरलिज्म उदारवाद। ठीक उसी तरह कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद। तो रूढ़िवाद, अब सवाल ये उठता है कि ये जो दूसरा सेक्शन है इसे कंजर्वेटिज्म कहा क्यों जाता है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि सोशलिज्म के बारे में, रेडिकल्स के बारे में और उसके बाद ये कंजर्वेटिज्म के बारे में। लेकिन फिर भी हम आपको समझा दें कि ये कंजर्वेटिज्म होता क्या है। आम बोलचाल की भाषा में, आम तौर पर जो कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़ी, यानी एक ऐसा आदमी जो अपने ट्रेडिशंस के साथ, अपने परंपरा के साथ, अपने कस्टम, अपने रीति रिवाज के साथ चिपका हुआ होता है। उसके अंदर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहता है। अपने सोच के अंदर वो किसी तरह का बदलाव नहीं चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सोसाइटी में एक सोच थी कि बेटियों को मत पढ़ाओ, बेटी को पराए घर जाना है, यानी शादी करके दूसरे घर जाना है। तो ऐसा सोच क्या था? वो कंजर्वेटिव था। लेकिन अब मॉडर्न सोच क्या है इसकी जगह कि बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं। तो कंजर्वेटिव कहने का अर्थ यह है कि जो अपनी परंपरा से, अपने ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ रहे उसे हम लोग कंजर्वेटिज्म कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल फील्ड के अंदर कंजर्वेटिज्म का मतलब कुछ और होता है, जो इसका थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। 1815 में जब यूरोप के अंदर नेपोलियन रूल ख़त्म हुआ तो वहाँ की जितनी भी सरकारें बनी इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि जब नेपोलियन बोनापार्ट था तो न सिर्फ उसने फ्रांस पे रूल किया बल्कि आसपास के बहुत सारे टेरिटरी को कन्क्यूर किया था और वहाँ अपना गवर्नमेंट बना लिया था। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट किए बैटल ऑफ वाटरलू में, तो जितने टेरिटरी थे वो फ्रांस से अलग हो गए और सब जगह जो है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बैठा ली गई। तो ये कंजर्वेटिव जो है वो कंजर्वेटिव नेचर्स के थे जितनी भी गवर्नमेंट थी 1855 की। तो कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट थी, जो कंजर्वेटिव थे, वो अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे चर्च, मोनार्की, फ्यूडल सिस्टम, इन सब चीज़ों को
बनाए रखना चाहते थे। यानी जो कंजर्वेटिव सोच के लोग थे वो ये चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर जो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो संस्थान हैं, जैसे चर्च, जैसे मोनार्की यानी राजशाही, वो बना रहे। साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि जो समाज के अंदर ऊंच नीच है, यानी जो प्रिविलेज क्लास है जिसे एबॉलिश कर दिया गया था, वो भी बना रहे। यानी इस तरह से जितनी भी ओल्ड क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस थी, वो सारे को ये प्रिजर्व करना चाहते थे, दोबारा रीस्टोर करना चाहते थे। लेकिन साथ ही साथ ये कंजर्वेटिव ये भी नहीं चाहते थे कि जो यूरोप है वो 1789 के पहले की सिचुएशंस पे जाए। मतलब कि इन्होंने जो 1789 में रेवोल्यूशंस हुआ, उसके बाद जो रिफॉर्म हुए उन्हें देखा, फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने जो मॉडर्नाइजेशंस किया उसको देखा, तो इन्हें लगा कि ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं ये भी बरकरार रहे और जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जो है साथ साथ चलता रहे। क्योंकि उन्होंने इस बात को माना कि जो मॉडर्नाइजेशंस हुए हैं वो उनके मोनार्की को स्ट्रेंथन, उनके राजशाही को मजबूत करने का एक साधन, एक जरिया जो है हो सकता है। अब कहेंगे, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया इंडिया के ऊपर, तो इंडिया के ऊपर जब शासन किया तो कुछ अच्छी भी चीज़ें लाए। हम लोग ये चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, हम लोग फ्री हो जाएं, लेकिन उन्होंने जो रिफॉर्म किए, जैसे हमारे यहाँ रेलवेज़ लाए, पोस्टल सर्विसेज लाए, इस तरह की दूसरे रिफॉर्म्स किए। तो हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए तो क्या इन रेलवे पोस्ट ऑफिस को हटा दिए? इसलिए हटा दिए कि वो अंग्रेजों के बनाए हुए थे? नहीं, हम लोगों ने उसे इंडिपेंडेंस के साथ जो है एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? कि हमने माना कि वो हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसीलिए ठीक ऐसा ही सिचुएशन यूरोप के अंदर इस कंजर्वेटिव का था कि उन्होंने माना कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने मॉडर्नाइजेशंस किया है यूरोप के अंदर, वो उनके मोनार्की को, उनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथफुल बनाने में ज़रूरी है। अब कहिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसा कौन काम किया जिनको ये मानते थे कि नहीं बिल्कुल ज़रूरी है? तो जैसे मॉडर्नाइजेशंस ऑफ आर्मी, डायनेमिक इकोनॉमी, इफ़ेक्टिव ब्यूरोक्रेट्स, ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में इन कंजर्वेटिव्स का भी मानना था कि ये स्टेट के पावर को न सिर्फ इफ़ेक्टिव बनाएगा बल्कि स्ट्रेंथफुल भी बनाएगा। जो इनके ट्रेडिशनल हैं इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें मजबूत बनाएगा। साथ ही साथ इन रिफॉर्म्स के साथ साथ जो है वो इस बात का भी मानते थे कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्यूडल सिस्टम या सर्फडम सिस्टम का एबॉलिश किया है वो भी जो है दोबारा नहीं आना चाहिए। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंजर्वेटिज्म है, जो रूढ़िवाद है, वो तो ये चाहता है कि अपने ट्रेडिशंस पर चले, लेकिन उसके पीछे जो न्यू लगा हुआ है, नया लगा हुआ है, न्यू कंजर्वेटिव्स, वो इसलिए लगा है कि 1789 के बाद का जो कंजर्वेटिज्म है, जो रूढ़िवादी विचारधारा वाले हैं, वो ये चाहते हैं कि पुरानी संस्था भी रहे और जो नए सुधार हुए हैं, जो नए रिफॉर्म्स हुए हैं, वो भी साथ साथ चले। यानी मोनार्की भी उनका चले, चर्च की भी डोमिनेंसी चले, समाज के अंदर जो ऊंच नीच है वो भी चले, यानी जो प्रिविलेजेस हैं वो भी बना रहे, लेकिन साथ में ही जो है एक मॉडर्न आर्मी अगर है तो मोनार्की को वो तो क्या कहते हैं मजबूत ही बनाएगा। अगर क्या कहते हैं इफ़ेक्टिव ब्यूरोक्रेसी है, यानी प्रभावशाली नौकरशाह है, तो वो भी जो है मोनार्की को
क्या कहते हैं मजबूत ही बनाएगा। तो इसलिए नए कंजर्वेटिज्म जो है उन सारे रिफॉर्म्स को, उन सारे सुधार को एक्सेप्ट करने के लिए एग्री थे जो नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू किए थे। लेकिन साथ ही साथ वो चाहते थे कि वो सारे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड हो, और इनका मौका, और इस पुराने इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने का मौका उन्हें मिला भी जब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट जो एक एलाई था प्रूशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया का, उससे हार गया था। एक्चुअली में जो नेपोलियन बोनापार्ट है, हम जानते हैं कि वो डिक्टेटर 1799 में बना, 1804 में वो किंग बना, और तब से लेकर यानी 1799 से लेकर 1815 तक वो पूरे यूरोप के अंदर वो छाया रहा। इसीलिए कहा जाता है फ्रॉम 1799 टू 1815 द हिस्ट्री ऑफ यूरोप इज़ द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, एंड द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट। मतलब 1719 से 1815 का इतिहास यूरोप का इतिहास फ्रांस का इतिहास है, और फ्रांस का इतिहास नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी है। तो इतना पावरफुल बन गया था, वो अपने टेरिटरी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था, इतना एक्सपेंड कर लिया था कि जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग मोनार्की थी, जैसे ऑस्ट्रिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, रशिया के अंदर, ये अब लोग जो हैं इनसे डरने लगे थे, जलने लगे थे। यही वजह है कि ये लोग आपस में मिलकर एक गुट बनाया, एक ग्रुप बनाया, और इन्होंने तय किया कि नेपोलियन बोनापार्ट को हराना है। और ऐसा मौका उसे पहली बार मिला अक्टूबर 1814 में। 16, 17 एंड 18 3 दिन तक एक बैटल हुआ था, जिसको बैटल ऑफ नेशन कहते हैं। ये रशिया के एरिया में हुआ था। अब एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि उस टाइम में नेशन स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं था, वो उस टाइम में नेपोलियन की ही टेरिटरी थी। तो बैटल ऑफ नेशन हुआ, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, और हारने के बाद जो है इसे एल्बा, एक द्वीप है, एक आइसलैंड है, उसके ऊपर भेज दिया गया। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, और भेजने के बाद वियना के अंदर प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन बैठे कि अब यूरोप की क्या व्यवस्था हो। लेकिन इस सितंबर 1814 में, लेकिन वो अभी इस पर विचार ही कर रहे थे कि नेपोलियन 100 डे के बाद दोबारा फ्रांस की गद्दी पर आ बैठा, और फिर से उतनी ही मजबूती से शासन रूल करना स्टार्ट किया। दोबारा 18 जून 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, ये वाटरलू अभी रसिया में पड़ता है। तो ये वाटरलू के मैदान में जो कंबाइंड फोर्स थी ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और क्या कहते हैं इसका ब्रिटेन के, उसने नेपोलियन बोनापार्ट को हराया, और उसके बाद उसे सेंट हेलेना आइसलैंड के ऊपर भेज दिया गया, जहां वो उसका डेथ हुआ आगे चलकर। तो अब नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के बैटल में हरा दिया गया। हराने के बाद अब दोबारा वियना के अंदर, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और उस टाइम में वियना के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक कहते हैं प्रिंसेस को, राजकुमार को। तो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे मेटरनिक, जो उस टाइम में ऑस्ट्रिया के चांसलर भी थे। चांसलर जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही वहाँ चांसलर होते हैं। तो चांसलर थे, उन्होंने अब यूरोप के अंदर कैसी व्यवस्था बने, कैसा इंतज़ाम हो, उसके ऊपर कंसीडर करने के लिए, साथ ही साथ जो फ्रांस की टेरिटरी है उसका बंटवारा कैसे किया जाए, इस पर कंसीडर करने के लिए दोबारा
ऑस्ट्रिया, प्रोशिया और ब्रिटेन वियना के अंदर जून 1815 में बैठे, जिसको हम लोग वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। यही इन तीनों देशों के बीच एक ट्रेटी हुई, जिसको वियना ट्रेटी हम लोग कहते हैं, और ये ट्रेटी फाइनली 9 जून 1815 में साइन हुई। इस वियना ट्रेटी कहिए या वियना कांग्रेस कहिए, इसके ज़रिए पहला रिफॉर्म किया गया क्या कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है रिटर्न लाया गया, और फ्रांस के अंदर दोबारा बर्बन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया। और बर्बन डायनेस्टी के ही एक आदमी जिसका नाम था लुइस 18, याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशंस के टाइम में लुइस 16 था, लेकिन अब यहाँ जो है लुइस 18 को जो है फ्रांस की गद्दी पर बैठाया। आप कहेंगे कि ये तो फ्रांस के अगेंस्ट तीनों लड़े, और फिर फ्रांस के अंदर ही जो है क्या कहते हैं, फ्रांस का ही सपोर्ट क्यों किया, वहीं बर्बन डायनेस्टी को क्यों एस्टेब्लिश किया? तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि नेपोलियन जो है वो दोबारा रिटर्न आए, या नेपोलियन जैसा कोई आदमी फ्रांस की गद्दी पर बैठे जो दोबारा उनके ऑटोक्रेसी के ऊपर स्ट्राइक कर सके। इसलिए उन्होंने एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, एक कंजर्वेटिव रूलर्स को जो है फ्रांस के अंदर बैठाया। दूसरा काम ये किया कि जितनी टेरिटरी थी फ्रांस की, जिसको एनेक्सेड किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, उन सारे को ये इन लोगों ने ले लिया और आपस में बांट लिया। साथ ही साथ इनके चारों ओर छोटे छोटे कंजर्वेटिव स्टेट, यानी मोनार्कियल स्टेट कहें या ऑटोक्रेटिक स्टेट कहें, इस्टेब्लिश कर दिया गया, ताकि कभी भी जो है यहाँ एक रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट अगर फॉर्म करे तो ऑस्ट्रेलिया को या इंग्लैंड को एक बफर स्टेट के तौर पर वो काम कर सके या उस फोर्स को रोक सके। पहला तो ये काम किया नॉर्थ साइड में, यानी फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड नाम का एक कंजर्वेटिव स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एस्टेब्लिश किया गया, और उसके साथ बेल्जियम को भी मिला दिया गया। इनके साउथ में एक पिंडमाउंट जो इटली का एरिया था, हम आगे पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इस पिडमाउंट के बारे में। तो पिडमाउंट का स्टेट था, उसको इस्टेब्लिश किया गया, जिसे नेपोलियन ने कभी जीत लिया था, और उसके साथ जिनेवा को भी अटैच कर दिया गया। वहीं उसके पश्चिम के बहुत सारे एरिए पर्शिया को दे दिए गए। उत्तर में ही ऑस्ट्रिया को भी जो है बहुत सारे हिस्से मिले, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है, जो अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो इटली का नॉर्थ पोर्शन जो है वो ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। पूरब में रशिया को पोलैंड दिया गया, पूरब में ही पर्शिया को सैक्सोनी स्टेट दिया गया। तो इस तरह से क्या कहते हैं, फ्रांस के चारों ओर एक कंजर्वेटिव, एक ऑटोक्रेटिक स्टेट एस्टेब्लिश किया गया, जहाँ के रूलर्स जो हैं क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट होते थे और वो कंजर्वेटिव माइंडेड होते थे। ये लेकिन ये जितनी भी गवर्नमेंट 1815 के बाद इस्टेब्लिश्ड हुई, वो सारी की सारी गवर्नमेंट अपनी क्रिटिसिज्म या डिसेंट, यानी अपनी आलोचना या विरोधी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके अगेंस्ट में कोई बोले, और इसी वजह से उसने हर जगह सेंसरशिप जो है दोबारा इम्पोज किया, यानी ऐसे तमाम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स, उन सारे के ऊपर बैन लगा दिया, जिसमें जो है 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशंस की भी झलक भी मिलती थी। लेकिन इन सब के बावजूद
वहाँ नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी को नहीं रोक सके। क्यों नहीं रोक सके? क्योंकि वहाँ जो लिबरल्स थे वो जो राइट 1789 के रेवोल्यूशंस के बाद मिले थे उसे भूल नहीं पा रहे थे। और भूले भी कैसे? कोई भी इंसान अच्छी बातों को भूल कैसे सकता है? हम ही कोई अपनी पसंदीदा फिल्म देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस मोमेंट को जो हम एंजॉय करते हैं, चाहे बर्थडे हो या कुछ भी हो, तो उस मोमेंट को हम लोग भूल नहीं पाते हैं। तो ठीक उसी तरह वहाँ के जो लिबरलिज्म थे, जब ये सारे सेंसरशिप वहाँ इम्प्लीमेंट किए गए, इसके बावजूद वो भूल नहीं पा रहे थे। और वो ही मोमेंट उन्हें इंस्पायर कर रहा था, उनको प्रेरित कर रहा था इस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, इस कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को का अगेंस्ट करने का। लेकिन उस टाइम में इस लिबरलिज्म, इस उदारवादियों का जो सबसे बड़ा काम था कि जो प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे उसके ऊपर स्ट्राइक करना, उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना। इस तरह यूरोप के अंदर हम अभी तक देख चुके कि जो यूरोप की सोसाइटी दो पार्ट में हम लोगों को देखने को मिली, एक लिबरलिज्म के तौर पर और दूसरा कंजर्वेटिज्म के तौर पर। लेकिन एक और तीसरा ग्रुप था जिसको हम लोग रिवोल्यूशनरीज कहते हैं, और वो भी इसी कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में राइज किया था। ठीक जैसे हम लोगों ने देखा कि ऑटोक्रेटिक प्रिविलेज के अगेंस्ट में मिडिल क्लास राइज किया था, ठीक उसी तरह इस कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में रेवोल्यूशनरीज राइज किए। तो इस तरह से सोसाइटी का एक तीसरा भी पार्ट था जिसको हम लोग रिवोल्यूशनरीज कहते हैं। अब इस रिवोल्यूशनरीज को हम लोग नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।